हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस। आज टॉपिक का जो टाइटल है पार्लियामेंट डिसॉल्व इन नेपाल एमएस पावर स्ट्रगल, यानी सत्ता संघर्ष के बीच नेपाल में संसद भंग। आज इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, आखिर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये फैसला क्यों लिया, इसकी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही और साथ ही साथ इससे भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और नेपाल में आगे की राजनीति का क्या परिदृश्य रहेगा। नेपाल में एक बार फिर सियासी संग्राम बढ़ता नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर से ही विरोधी जेल रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक मंत्रिमंडल की बैठक में संसद के मौजूदा सदन को भंग करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल की तरफ से सदन को भंग करने की औपचारिक सिफारिश राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को की गई, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि चुनाव 30 अप्रैल से 10 मई 2021 के बीच 2 चरणों में करवाए जाएंगे। दूसरी ओर संविधान में संसद का भंग करने का प्रावधान नहीं। बड़ी बात यह है कि नेपाल के संविधान में ही संसद को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दे सकते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति ने ओली सरकार के इस असंवैधानिक सलाह को मंजूर भी कर लिया है। ऐसे में आशंका है कि विरोधी दल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ओली सरकार पर था अध्यादेश वापस लेने का दबाव। ओली की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बशमेर पुन ने बताया है कि आज की कैबिनेट की बैठक में संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश भेजने का फैसला किया गया है। बता दें कि ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव था। मंगलवार को जारी इस अध्यादेश को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भी मंजूरी दे दी थी। अचानक कैबिनेट ने किया ये फैसला। रविवार को जब ओली कैबिनेट की आपात बैठक सुबह 10 बजे बुलाई गई थी, तो काफ़ी हद तक उम्मीद की जा रही थी कि यह अध्यादेश को बदलने की सिफारिश करेगी, लेकिन इसकी बजाय मंत्रिमंडल ने हाउस विघटन की सिफारिश की। ओली की पार्टी ने ही किया कैबिनेट के फैसले का विरोध। ओली के खुद के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कैबिनेट के इस फैसले को विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता नारायण जी श्रेष्ठ ने कहा कि यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री उपस्थित नहीं थे। यह लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र के पीछे ले जाएगा। इसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस ने बुलाई आपात बैठक। दूसरी तरफ संसद को भंग करने के लिए कैबिनेट की सिफारिश के बाद नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट है ताज़ा घटनाक्रम की राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी ये जो घटनाक्रम हुआ था इसका क्या वजह था, इसके ऊपर जो मेन हम फोकस करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि इसी साल के अप्रैल महीने में उस वक्त शुरू हुई जब प्रधानमंत्री ओली संवैधानिक परिषद अध्यादेश लाए। यह कानून उन्हें संवैधानिक समितियों की नियुक्ति करने का अधिकार देता था। इस अध्यादेश के खिलाफ सभी पार्टियां, खासकर ओली के अपने ही दल के सीनियर लीडर और पार्टी की पॉलिट ब्यूरो खड़ी हो गई। इस विरोध के बाद ओली को जबरन ये अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। तब से ही इस मुद्दे को लेकर पार्टी में खींचतान जारी थी। ओली चाह रहे थे कि उनकी इच्छा से ये नियुक्तियां हो, जबकि दूसरे लोग इसके खिलाफ थे। इन हालात में ओली अप्रैल से ही राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाते हुए दिख रहे थे। जिस अध्यादेश को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हुआ है, उसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और उनके अधिकारों के बीच संतुलन साधने वाला माना जाता है। राजनीति में चेक एंड बैलेंस की बात होती है, लेकिन यह तब मुमकिन होता है जब सत्ता का बराबरी से बंटवारा हुआ हो। यहाँ पर ओली सरकार के पास 2/3 बहुमत था। ऐसी बहुमत वाली सरकार के कामकाज में कोई
बाधा डाले उसका मुखिया तो ये स्वीकार नहीं करेगा। ओली जिस तरह की चीज़ों को आगे ले जाना चाहते थे, दूसरे लोग इसमें अड़चन पैदा कर रहे थे। ओली का दूसरा रास्ता दिखा नहीं और उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अंडरस्टैंडिंग। नेपाल के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच राजनीतिक समीकरण का भी जिक्र हो रहा है। राष्ट्रपति ने ओली कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी कर लिया। इसकी वजह यह थी कि राष्ट्रपति के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। नेपाल में संविधान के तहत निर्वाचित सरकार की कैबिनेट जिस फैसले को उनके पास लेकर आएगी, राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है। राष्ट्रपति देश का केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसे भी नहीं है कि राष्ट्रपति को देश की राजनीतिक स्थिति का पता नहीं था। प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति के बीच बीते 4-5 महीने से काफ़ी करीबी कोऑर्डिनेशन रहा है। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्या राष्ट्रपति का फैसला करने से पहले कानून के जानकारों की राय नहीं लेनी चाहिए थी? राष्ट्रपति ने ओली कैबिनेट की सिफारिश को स्वीकृति दे दी। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ने फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट या अन्य कानूनी विशेषज्ञों से सलाह नहीं की। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि संविधान में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो पाया। नेपाल के संविधान में ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकते हैं। साल 1990 के संविधान में यह ज़रूर कहा गया था कि प्रधानमंत्री किन परिस्थितियों में प्रतिनिधि सभा भंग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार को निश्चित रूप से कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा नीति सरकार पर आरोप लगाया था कि वो राष्ट्रशाही की मौन हिमायत कर रहे हैं। हाल में देश के कई हिस्सों में राष्ट्रशाही के समर्थन में रैलियां की गई थी, जिनमें मांग की गई थी कि संवैधानिक राष्ट्रशाही को बहाल किया जाए और नेपाल में को फिर से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया था। इससे पहले 2006 में जन आंदोलन हुआ था और राष्ट्रशाही को खत्म कर दिया गया था। नेपाल अपने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। दोनों देशों के लोग विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। भारत में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा नेपाली रहते हैं और उन्हें यहाँ पर रहने, यहाँ की सेना में शामिल होने और सीमाओं में बिना किसी पहचान पत्र और दस्तावेजों के प्रवेश कर भारत में घर बनाने तक के अधिकार है। भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है? भारत और नेपाल सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत चीन के मध्य बफर स्टेट की भूमिका अदा करता है। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र के विरुद्ध भारत ने नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं बिहार के साथ सीमा साझा करता है और इसलिए वो भारत के लिए सांस्कृतिक तथा आर्थिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कई नेपाली नागरिक भी भारतीय रक्षा बलों में तैनात हैं। कई हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थल नेपाल में मौजूद है, जिसके कारण नेपाल भारत के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है और यदि दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो भारत के लिए अवैध प्रवासी, जाली मुद्रा, ड्रग और मानव तस्करी जैसे मुद्दे चिंता का विषय बन जाएंगे। नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। दोनों देशों की सीमा पर यातायात को लेकर कभी भी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा है। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के साथ चलता रहता है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आगमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही उदाहरण कई मायनों में भारत नेपाल की नज़दीकी को दर्शाता है। नेक्स्ट है नेपाल में राजनीतिक संकट और भारत नेपाल संबंध। हाल ही के महीनों में नेपाल द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मानचित्र पर दिखाया था। जब भारत और चीन के मध्य काफ़ी
तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हुआ था। इससे भारत और नेपाल के संबंधों में काफ़ी खटास आ गई थी और साथ ही साथ नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर कहा था कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। इस विवादित बयान ने भारत और नेपाल के संबंधों में कड़वाहट लाई थी। ये बात सर्वविदित है कि नेपाल में वर्तमान में साम्यवादी समर्थित सरकार है जो कि चीन के काफ़ी करीबी है। इससे कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के संबंधों में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस राजनीतिक संकट से कुछ समय के लिए नेपाल चीन संबंधों में विराम जरूर लगेगी। नेक्स्ट है नेपाल में आगे की राजनीति। नेपाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। ओली के विरोधी खेमों के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और आने वाले समय में राजनीतिक गतिरोध बढ़ने की संभावना है। नेपाल की राजनीति में जिन ताकतों को पिछले समय में नज़रअंदाज किया गया था वो अब उभर कर सामने आएगी। विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस के लिए भी यह स्थिति अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन यह तय है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को आज से नहीं तो कल जरूर चुनौती दी जाएगी और संविधान की व्याख्या का काम सुप्रीम कोर्ट का करना है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।